अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और आप पर क्या भरोसा करेगा। देखिए, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको खुद पर पहले विश्वास करना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। यानी कि नेगेटिव थिंकिंग को पूरी तरीके से अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। देखिए, आज है 24 जुलाई और आज 24 जुलाई के सभी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, हाफ ईयरली और ईयरली करंट अफेयर के सारे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई है, वहां पे जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा हर साल किस तिथि को आयकर दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ये हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाता है। और देखिए, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसने 24 जुलाई 2022 को अपना 162वां आयकर दिवस मनाया। देखिए, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण के तौर पर जो है कार्यरत है भारत में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका सीबीडीटी है यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ये किस प्रकार का प्राधिकरण है, तो ये एक संवैधानिक प्राधिकरण है। और जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है देखिए, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में नितिन गुप्ता और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि टाटा प्रोजेक्ट के नए प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए, जो आपका टाटा प्रोजेक्ट्स है इसके नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं विनायक पई। और विनायक पई ने इस पद पर विनायक देशपांडे का स्थान लिया है। देखिए, जो टाटा प्रोजेक्ट्स है ये भारत की सबसे सम्मानित और तेजी से विस्तार करने वाली औद्योगिक अवसंरचना फर्मों में से एक है। तो याद रखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने गए हैं विनायक पई और इन्होंने इस पद पर विनायक देशपांडे का स्थान लिया है। अगला है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ईआरएसएस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। देखिए, जो भी घटनाएं पहली बार होती हैं यानी कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी इवेंट पहली बार हो रहा है तो वो समझ लीजिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यानी कि जो भी घटनाएं पहली बार दुनिया में होती हैं वो एक तरीके से एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य भारत का बन गया है हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो आपका व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है तो ये है क्या चीज़, इसका लाभ क्या मिलेगा। जो बस चलाने वाले एक तरीके से कहा ड्राइवर होंगे और उसमें बैठे पैसेंजर होंगे उनको। देखिए, जो आपका ये व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। और देखिए, जो ये मैकेनिज्म है इसके तहत जो है हर गाड़ी में यानी कि जितने भी व्हीकल्स होंगे उसमें पैनिक बटन लगाया जाएगा। तो और इस इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है इसको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा जाएगा। और देखिए, जब संकट के समय इस पैनिक बटन को दबाया जाएगा तो ये सैटेलाइट के जरिए 112 पर सिग्नल भेजेगा कि फला गाड़ी इस लोकेशन पर जो है खतरे में है, यहाँ पर आप जाइए और इसको रेस्क्यू कीजिए। और देखिए, इसके बाद क्या होगा, सिस्टम संकट में पड़े व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को सतर्क करेगा और इस निगरानी केंद्र या फिर कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहन की चोरी और वाहन दुर्घटना का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी। तो ये फ़ायदा मिलेगा इस व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। चौथा प्रश्न है कि श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बन गए हैं दिनेश गुणवर्धने। देखिए, जो आपके दिनेश गुणवर्धने हैं इन्होंने रानिल विक्रम सिंघे का स्थान लिया है। और रानिल विक्रम सिंघे देखिए अभी हाल ही में 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी कुछ दिनों पहले श्रीलंका के। देखिए, जो आपके दिनेश गुणवर्धने हैं ये श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी के सांसद हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया।
देखिए जो आपका विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस है, ये जो है मनाया गया है 22 जुलाई को, और इस दिवस को अंग्रेजी में वर्ल्ड फ्रेगाइल एक्स डे भी कहते हैं। देखिए जो आपका विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस है, ये दिवस उन परिवारों के लिए मनाया जाता है जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है, इसका नाम है नाजुक एक्स सिंड्रोम, या फिर इसको फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम भी कहते हैं, तो इससे प्रभावित हुए हैं। देखिए जो आपका फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम है, ये बीमारी विकासात्मक और बौद्धिक अक्षमता का कारण बनती है, और ये एक आनुवंशिक बीमारी है, इसको जरूर याद रखिएगा। आनुवंशिक बीमारियां वो बीमारी होती हैं जो कि पेरेंट से उनके बच्चे में ट्रांसफर होती हैं, यानी कि माता पिता से उनके बच्चे में ट्रांसफर होती हैं। और देखिए इस नाजुक एक्स सिंड्रोम या फिर फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम का एक और नाम है, इसको मार्टिन बेल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो तीन तीन नाम इसके हो गए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक का निधन हो गया। तो देखिए एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के जो है ये निदेशक भी थे, जिनका नाम है डॉक्टर अजय परिदा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए डॉक्टर अजय कुमार परिदा को 2014 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया था। और सातवां प्रश्न है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर धनराशि मिली थी। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में जो है टोटल 87 अरब डॉलर की जो है धनराशि मिली थी। बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि मनी ऑर्डर से भारत में आया था। देखिए डॉलर के रूप में विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत नंबर 1 पर है, और चीन दूसरे स्थान पर है, मैक्सिको तीसरे, चौथे स्थान पर फिलीपींस है, और पांचवें स्थान पर इजिप्ट यानी कि मिस्र है। देखिए WHO की जो ये रिपोर्ट है इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। इसका नाम है शरणार्थियों और प्रवासियों पर रिपोर्ट, ठीक है। ये इसकी पहली रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आज दुनिया में प्रत्येक 8 में से एक व्यक्ति यानी कि करीबी 1 अरब लोग जो है प्रवासी हैं। यानी कि दुनिया में जो 8 लोग हैं, 8 में से एक आदमी प्रवासी है। ये कहीं ना कहीं विदेशों में रहकर पैसे कमा रहा है और अपने देश में पैसे भेज रहा है। अगला कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया। देखिए जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, ये मनाया गया है 23 जुलाई को, ठीक है। और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे भी कहते हैं, और ये हर साल 23 जुलाई को मनाता है, याद रखेगा। और देखिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई थी, इसलिए जो है 23 जुलाई के दिन हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। और जो आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, देखिए इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में, और ये प्रसार भारती के अंडर जो है काम करता है। अगला कि हाल ही में किस मलयालम फिल्म निर्माता को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में केपी कुमारन जी को जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है, और याद रखिएगा जेसी डेनियल अवार्ड जो है ये केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, मतलब केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। देखिए जो आपकी केपी कुमारन है, इन्होंने मलयालम फिल्म उद्योग में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए जो आपका केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है जेसी डेनियल पुरस्कार, इसको जीता है। और इस पुरस्कार स्वरूप इनको जो है पुरस्कार राशि के रूप में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका मिली है। 10वां प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10वें प्रश्न में मान के चलिए कम से कम जो है 25 प्रश्नों को जो है स्टडी करेंगे एक प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो देखिए जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें सूर्या को और अजय देवगन को, इन दोनों अभिनेताओं को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। देखिए एक पिक्चर है सुर्राई पोट्रू, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वीडियो में आपको ये पता चलेगा। देखिए सुर्राई पोट्रू के जो एक्टर हैं सूर्या जी, और अजय देवगन जो कि इनकी एक फिल्म आई थी तानाजी द अनसंग वॉरियर, तो इनको इन दोनों को जो है मतलब ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अपनी अपनी फिल्मों के लिए। यानी कि सूर्या को जो है सुर्राई पोट्रू के लिए, और अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड संयुक्त रूप से मिला है। और इसके अलावा जो मूवी है तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसको बेस्ट फिल्म इन होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड भी मिला है। तो याद रखिएगा इसको, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, दोनों मूवी आप देखिएगा एक बार, ठीक है। सुर्राई पोट्रू और
तानाजी द अनसंग वॉरियर। कितने लोगों ने ये दोनों मूवी देखी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है, ठीक है, किसकी, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, ठीक है। तो आइए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सभी श्रेणी की विजेताओं को हम जान लेते हैं, और लास्ट में कुछ मुख्य चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी हाल ही में जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार अभी जात्री को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला है। देखिए मैक्सिमम एग्जाम में यही पूछाता है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, क्योंकि हिंदी जो है आपकी ग्लोबल भाषा बन चुकी है और पूरे भारत में एक तरीके से कहा जाए पॉपुलर है। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार डोलू को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार गोष्ठा एका पैठानाची को मिला है। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार शिवरंजनियम इन्नुम शिला पैंगुल मठ को मिला है। नाम थोड़े से इनके जो है संस्कृत टाइप के होते हैं। और देखिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का पुरस्कार कलर फोटो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ आसामी फिल्म का पुरस्कार ब्रिज को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का पुरस्कार थिंकड़ युवा निश्चयम को मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार दादा लक्ष्मी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म का पुरस्कार जीतीगे को मिला है। और देखिए बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है सुर्राई पुट्रू ने, जो कि एक तमिल फिल्म है, इसको याद रखिएगा। और इसी में अभिनय के लिए अभिनेता सूर्या को बेस्ट एक्टर चुना गया है। और देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का यानी कि सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है सुर्राई पेट्रू मूवी की जो अभिनेत्री है अपर्णा बाला मुरली ने, ठीक है। और देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मैंने बता ही दिया है, अजय देवगन को तान्हाजी के लिए मिला है और सूर्या को सुर्राई पोट्रू के लिए मिला है। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार राहुल देशपांडे को मिला है मी वसंत राव के लिए। और बेस्ट मेल प्लेबैक मैंने बता दिया इसको, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार जो है नचम्मा को मिला है AK अयप्पा कोशियम के लिए, ठीक है। और देखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार विजू मेनन ने जीता है AK अयप्पन कोशियम के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को मिला है शिवरंजम नियम इन्नम सिले पेंगलम के लिए। और देखिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है सच्चिदानंदन KR ने AK अयप्पन कोचियम फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्शन एंड डायरेक्शन का पुरस्कार राजशेखर मापियासासी और सुप्रीम सुंदर को मिला है AK अयप्पन कोचियम के लिए। और बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार संध्या राजू ने जीता है नाट्यम तेलुगु के लिए। और बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार जीता है मनोज मुंतशिर ने साइना के लिए। और देखिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का पुरस्कार थमन S को मिला है अला वेंकटा पुर्रा मुल्लू के लिए। और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार नचिकेत बर्वे और महेश सिरला ने जीता है तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। और देखिए बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल का अवार्ड जीता है शालिनी उषा नायर और सुधा कोंगरा ने सुरराई पुट्रू के लिए। तो इस बार दो मूवी का आपने देखा जलवा बहुत कायम है, पहला आपका है तानाजी और दूसरा है सुरराई पुट्रू, ठीक है। और तीसरी मूवी आती है अला वेंकटा पुर्रा मुल्लू, ठीक है। तो ये सभी फिल्में जो है इस बार दबदबा बनाई रही अपनी। और एक और मूवी है AK अयप्पन कोशियम। और देखिए जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, इसमें जो है अजय देवगन को ये तीसरा अवार्ड मिला है। मतलब एक तरीके से कहा जाए जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं तो ये तीसरा नेशनल अवार्ड था जो कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अजय देवगन ने जीता है। और देखिए एक खास बात है, जो बेस्ट क्रिटिक अवार्ड है इस साल वितरित नहीं किया गया है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन सी श्रेणी का अवार्ड नहीं वितरित किया इस बार, तो देखिए बेस्ट क्रिटिक अवार्ड इस साल किसी भी फिल्म को नहीं मिला है। और कोविड महामारी के कारण कोई एंट्री नहीं आई है किसकी, बेस्ट क्रिटिक अवार्ड की। देखिए मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड जो है ये मध्य प्रदेश को मिला है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, याद रखिएगा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो आपका मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड है ये मध्य प्रदेश को मिला है। यानी कि मध्य प्रदेश में फिल्म बनाना बहुत ही सूटेबल है, इसके अवार्ड का मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है पूरे भारत का, मध्य प्रदेश है। और देखिए इसके अलावा यूपी और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है। और देखिए भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस देविका रानी पर आधारित
किश्वर देसाई की जो किताब है द लॉन्गेस्ट किस को बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला है। और देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो डॉक्यूमेंट्री है 1232 किलोमीटर यानी कि 1232 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं आप, 1232 किलोमीटर के गाने मरेंगे तो वहीं जाकर के लिए विशाल भारद्वाज को नॉन फीचर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है। और एक खास बात और है जो आपका ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी और इस प्रथम फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रथम स्वर्ण पदक मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का जो स्वर्ण पदक है ये महाबलीपुरम को दिया गया था। तो आज मैंने आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का इतिहास बता दिया और इस साल जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किया गया इसके सभी विनर्स का नाम मैंने बता दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बाकी पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, या फिर वीडियो को फिर से देख के रिवाइज कर सकते हैं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने, नाम बताइए इनका। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से कहा जाए कि रिवीजन जो है ये सफलता की पहली सीढ़ी है, ठीक है। अगर रिवीजन करेंगे तो पहले स्टेप को आप क्रॉस कर लेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कौशल विकास मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है, बताइए। चौथा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब लॉन्च किया गया था, बताइए। और पांचवा की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय प्रशासक नरिंदर बत्रा के इस्तीफे के बाद किसको अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है, नाम बताइए इनका। और अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं, तो देखिए द्रौपदी मुर्मू को 15वीं राष्ट्रपति चुना गया है भारत का। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सर 16वां चुनाव हुआ था तो 15वीं राष्ट्रपति कैसे बनी। देखिए व्यक्ति विशेष के रूप में ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और चुनाव 16वां ही था। राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनाव में जो है लगातार राष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए जो है ये क्रम से 15वीं है। और दूसरा था कि रतन इंडिया पावर के नए एमडी कौन बने, तो देखिए ये व्यक्ति आपके ब्रजेश गुप्ता जी हैं जो कि रतन इंडिया पावर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। और नेक्स्ट था कि जुलाई 2022 में जारी फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में कौन जो है बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, तो देखिए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। चौथा था कि जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर है। पांचवा था कि हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इसरो ने 1999 से अब तक 34 विभिन्न देशों में कितने विदेशी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए PSLV का इस्तेमाल किया है, तो देखिए टोटल इनकी संख्या है 345।